1975 की बात है, जब शेख मुजीबुर रहमान, जो उस वक्त बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर थे, ढाका में उनके घर में घुसकर बांग्लादेश की सेना की एक टुकड़ी ने हमला किया और ढाका में 3 उनके अलग अलग घरों में धावा बोलकर उस रात 8 लोगों की जान ली थी, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पत्नी, उनके 3 बेटे, बहू, पोता और 1-2 रिश्तेदार और शामिल थे। कहते हैं कि इन सारी चीज़ों में 1.5 घंटे लगे थे टोटल। 1975 की बात है, 15 अगस्त 1975। 49 साल बीत जाते हैं। 49 साल के बाद 5 अगस्त 2024 वही ढाका में वही प्राइम मिनिस्टर हाउस, और उस प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थी शेख हसीना। सुबह का वक्त था। शेख हसीना के सुरक्षा सलाहकारों ने बताया कि पूरे ढाका में आंदोलनकारियों का एक जमावड़ा, एक भीड़ बड़ी तेजी से बढ़ रही है और उनमें से बहुत सारे लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ कूच करने वाले हैं, अवामी लीग की पार्टी के दफ्तर की तरफ भी जा रहे हैं और सब बेहद गुस्से में हैं। गुस्सा और हिंसा, उसकी खबर उन्हें पहले ही मालूम थी। संडे को करीब 100 लोगों की जान उससे एक दिन पहले जा चुकी थी, जिसमें 19 पुलिस वाले थे। और ढाका के अलावा पूरे बांग्लादेश में हर जगह से अब हिंसा की खबरें आ रही थी और लोग ज़बरदस्त गुस्से में थे। अब आरक्षण के मुद्दे को भूलकर, शेख हसीना से माफ़ी के मुद्दे को भूलकर अब एक ही मांग कर रहे थे कि शेख हसीना इस्तीफा दें और कुर्सी छोड़ें। मंडे सुबह के बाद सुरक्षा सलाहकारों ने शेख हसीना को बताया कि मामला गंभीर है, आपकी जान को खतरा है, भीड़ इतनी है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। इधर भारत सरकार की तरफ से भी मैसेज मिल चुका था कि कुछ भी हो सकता है, आपकी जान को खतरा, आप वहां से निकलिए। और इसी के बाद आर्मी चीफ कमरुज्जमा, उन्होंने बात की शेख हसीना से और कहा कि हालात इससे पहले कि और बिगड़े और हम कुछ न कर पाए, वक्त बहुत कम है, भीड़ तेजी से आगे बढ़ रही है, 40 मिनट का वक्त है, 40 मिनट में आप जितना कुछ समेट सकते हैं, अपना सामान वामान आप समेटिए और निकल लीजिए। हम आपको सेफ पैसेज दे रहे हैं, हम आपको यहाँ से चॉपर और फिर एयरफोर्स के प्लेन से आप जिस जगह कहेंगे हम वहाँ आपको फ्लाई करने की इजाज़त देंगे। इस दौरान में शेख हसीना ने अपने बेटे और बेटी से बात की, दोनों ही बांग्लादेश से बाहर थे, बेटी तो दिल्ली में, और उन लोगों ने भी कहा कि आप फ़ौरन वहाँ से निकल लीजिए। अपने बच्चों की फिर बात मानने के बाद, अपने सलाहकारों की बात सुनने के बाद शेख हसीना ने तय किया कि वो ढाका छोड़ देंगे। और इसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ से कहा, ठीक है, मैं इस्तीफ़ा दे रही हूँ, मुझे सेफली यहाँ से आप निकालो। उन्होंने रिटर्न में इस्तीफ़ा दिया, उन्हें एक चॉपर पर बिठाया गया और फिर वहाँ से दूर ले जाया गया, फिर एक प्लेन में बिठाया गया और दिल्ली के करीब हिंडन एयर बेस पर वो लैंड करती हैं। ढाका प्राइम मिनिस्टर हाउस से उस चॉपर और प्लेन, इन सारी चीज़ों में कुल 40 मिनट का वक्त दिया गया था शेख हसीना को, और उन 40 मिनट में वो वहाँ से निकल ली। शेख हसीना निकलने के बाद सीधे वहाँ के आर्मी चीफ ने प्रेसिडेंट से मुलाकात की और एक दूसरी बेगम को याद किया और कहा कि अब खालिदा जिया को, जो कि करप्शन के मामले में जेल में है, उन्हें रिहा किया जाए। और अब उनकी रिहाई हो रही है। बांग्लादेश की यही 2 बेगम हैं जिन्होंने पिछले 30 सालों से बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा कर रखा है, खालिदा जिया और शेख हसीना। लेकिन ये वो 2 बेगम हैं जिनमें कभी नहीं बनी। ये वो 2 बेगम हैं जो कभी एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाती हैं। ये वो 2 बेगम हैं जो सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ती हैं, बल्कि इन दोनों बेगमों के बीच 2 कत्ल को लेकर एक अजीब सी दुश्मनी है। इन दोनों की दुश्मनी की कहानियां इतनी सारी हैं कि बांग्लादेश में लेके इसको खूब बातें होती रहती हैं। कहते हैं कि अगर ये आम औरतें होती तो शायद एक दूसरे के बाल नोच नोच कर लड़ती, ये कहा जाता है वहाँ पर। बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन एक किस्सा जो पूरे बांग्लादेश में जाना जाता है इनकी दुश्मनी को लेकर, वो बड़ा अजीब है। वो अजीब इसलिए है कि खालिदा जिया हैं, बांग्लादेश की 2 बार प्राइम मिनिस्टर रही हैं। इनकी जो 10th की सर्टिफिकेट है, उस 10th की सर्टिफिकेट में इनके पैदा होने की तारीख, हमारे यहाँ भी, हमारे इंडिया पाकिस्तान सब में कुछ चीज़ें अंग्रेज़ों की दी हुई अभी भी चली आ रही है। जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है वो असली माना जाता है कि 10th के सर्टिफिकेट पे क्या लिखा हुआ बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो खालिदा जिया के 10th के सर्टिफिकेट में उनके जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 9 अगस्त, 9 अगस्त को पैदा हुई। लेकिन जो उनके शादी के सर्टिफिकेट में उनका डेट ऑफ बर्थ है उसमें लिखा 5 सितंबर, 5 सितंबर, यानी 10th वाले में 9 अगस्त
शादी के सर्टिफिकेट में 5 सितंबर, और जो उनके पासपोर्ट पे उनका डेट ऑफ बर्थ है उसमें उनका डेट है 19 अगस्त। यानी ये खालिदा जिया और उनके 3 डेट ऑफ बर्थ, एक 9 अगस्त स्कूल के सर्टिफिकेट पर, शादी के सर्टिफिकेट पर 5 सितंबर और उनके पासपोर्ट पर 9 अगस्त। अब ये 3 तो थे ही थे, लेकिन असली कहानी चौथे डेट ऑफ बर्थ से शुरू हुई। और वो हुआ ये कि जो नज़दीकी सर्किल के लोग हैं और वहाँ की मीडिया, उनकी खबर ये है कि एक रोज़ अचानक खालिदा जिया ने कहा कि मैं अपना डेट ऑफ बर्थ बदलती हूँ और मैं अब अपना बर्थडे न 9 अगस्त को मनाऊंगी, न 5 सितंबर को मनाएंगी, न 19 अगस्त को मनाऊंगी। तो लोगों ने कहा फिर कब मनाएंगी? तो उन्होंने कहा कि अब मैं अपना जन्मदिन हर साल 15 अगस्त को मनाऊंगी। 15 अगस्त कोई अजीब चीज़ तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे भी दुश्मनी थी। वजह ये थी कि 15 अगस्त 1975 को बंग बंधु यानी कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, उनके जनक शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल हुआ था। यानी कि शेख हसीना के वालिद शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल 15 अगस्त को हुआ था। और 15 अगस्त को हर साल बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपिता की मौत हुई थी तो राष्ट्रीय शोक है। अब उसी 15 अगस्त को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जब थी खालिदा जिया, तो वो ऐलान करती कि मैं अपना बर्थडे 15 अगस्त को मनाऊंगी और 15 अगस्त को एक बड़ा सा केक काटूंगी। अब ये बात अजीब है कि राष्ट्रपिता का शोक दिवस, राष्ट्रीय शोक दिवस, शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल 15 अगस्त को हुआ, और खालिदा जिया जिनके पहले ही 9 सितंबर एक जन्मदिन, 5 सितंबर दूसरा जन्मदिन, 19 अगस्त तीसरा जन्मदिन, और अब वो कहने कि मैं अपना असली केक और जो जन्मदिन मनाऊंगी वो 15 अगस्त को मनाऊंगी, इसको लेके बवाल हुआ था। और वजह इसकी जड़ में यही थी कि वो शेख हसीना को चिढ़ाना चाहती थी कि देखो, जिस दिन तुम्हारे पिता को मारा गया, कत्ल हुआ, मैं उस दिन जश्न मनाऊंगी। क्योंकि इन दोनों बेगम की दुश्मनी ऐसी थी कि एक ये मानती थी कि उसके पिता के कत्ल में इसके पति का हाथ है, और दूसरा मानती थी कि उसके शौहर के कत्ल में इसके जानकारों का हाथ है। ये 2 बेगम की लड़ाई थी, और ये लड़ाई बर्थडे तक पहुंच गई थी। और यही वजह है कि 30 साल से दोनों ने कभी एक दूसरे से प्यार से कभी बात ही नहीं की। यहाँ तक कि एक बार एक अमेरिकी एक्स प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ढाका पहुंचे और एक पब्लिक फंक्शन में इन दोनों बेगम के हाथ पकड़कर मिलाना चाहते थे, लेकिन दोनों टस से मस नहीं हुई। क्यों? बांग्लादेश जिसकी आज़ादी की उम्र कुल 53 साल है, उनमें से 15 साल आर्मी ने हुकूमत की और बाकी 30 साल इन दोनों बेगम के बीच ही सत्ता घूमती रही। 45 साल हो गए और 8 साल बाकी लोगों ने हुकूमत की। तो इन 2 बेगम की इस खूनी दुश्मनी की कहानी क्या है? तो इस कहानी की जड़ में 2 कत्ल हैं। एक कत्ल बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान, और दूसरा खालिदा जिया के शौहर पति ज़ियाउर रहमान की हत्या। इन 2 कत्ल ने इन दोनों बेगम के बीच में हमेशा एक दूरी बनाकर रखी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन दोनों बेगम के बीच में शुरू से ही दुश्मनी रही है, कभी ये दोस्त भी हुआ करती थी। बात 80s की है। 1975 15 अगस्त को जब ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के 3 घरों में घुसकर बांग्लादेश की आर्मी की एक टुकड़ी ने उनका और उनके परिवार का कत्ल किया, तब मुजीबुर रहमान, उनकी पत्नी, 3 बेटे, बहू और एक पोता, कुल 8 लोगों की जान गई थी। लेकिन खुशकिस्मती से उस रात शेख हसीना और उनकी छोटी बहन रेहाना यानी मुजीबुर रहमान की ये दोनों बेटियां बांग्लादेश में थी ही नहीं, दोनों जर्मनी में थी। उसकी वजह ये थी कि शेख हसीना के जो शौहर हैं वो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और जर्मनी में ही रहते हैं, तो इसलिए जान बच गई। लेकिन जब उन्हें खबर मिली तो वो बांग्लादेश लौटना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे अब कू हो चुका था, आर्मी कब्जा कर चुकी थी, तो ख़तरा था। सलाहकारों ने कहा मत जाओ, लेकिन वो क्या करें। तब वो दोनों नई दिल्ली आई। नई दिल्ली आने के बाद उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी, यहाँ शरण लिया। लाजपत नगर के एक इलाके में उन्हें खास एक घर में ठहराया गया। दोनों बहन वहीं रहीं। अगले 6 साल तक शेख हसीना दिल्ली में थी। उधर बांग्लादेश में ये हो रहा था कि मुजीबुर रहमान के कत्ल के बाद जो आर्मी के एक चीफ मेन थे वहाँ के, उनकी जगह पर अब ज़ियाउर रहमान बांग्लादेश आर्मी के चीफ बन चुके थे, और ज़ियाउर रहमान की बीवी का नाम है खालिदा जिया, और उनके 2 बच्चे हैं। लेकिन आर्मी चीफ बनने के बाद अब ज़ियाउर रहमान ने फिर तख्ता पलट किया और वो खुद बांग्लादेश के
पूरी कमान अपने हाथ में ले ली, प्रेसिडेंट भी बन गए। लेकिन फिर 1981 25 मई की शायद तारीख थी 1981, 25 मई 1981, आर्मी का एक तबका ज़ियाउर रहमान के खिलाफ हो गया था। उसे ये लगता था कि शेख मुजीबुर रहमान का जिन लोगों ने कत्ल किया आर्मी के, वो लोग ज़ियाउर रहमान के करीबी हैं। और दूसरा, जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी, मुक्ति वाहिनी के लोगों ने मिलकर सब, उनके जो लोग आर्मी में बाकायदा बाद में भर्ती हुए थे, उन्हें लगता था कि ज़ियाउर रहमान उन लोगों की तरफदारी करता है जिन्होंने उस जंग में हिस्सा ही नहीं लिया था। तो वो ज़ियाउर रहमान के खिलाफ थे और इसी वजह से कुछ आर्मी के सीनियर अफसर ज़ियाउर रहमान को हटाना चाहते थे। वो एक दौरे पर 25 मई 1981 को चटगांव गए, वहाँ के सर्किट हाउस में रुके, रात का वक्त था। आर्मी के लोगों के बीच में ही साजिश हुई, वहाँ जो उनकी सुरक्षा में लोग थे वही मिल गए गद्दारों से, और फिर देर रात गोलियों से छलनी कर दिया गया शेख ज़ियाउर रहमान को। ज़ियाउर रहमान का कत्ल हो गया, फिर से एक बार आर्मी की हुकूमत। इसके बाद वहाँ जनरल इरशाद आ गए, उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर बाद में वो खुद ही प्रेसिडेंट भी बन गए। अब उधर खालिदा ज़िया, जो ज़ियाउर रहमान की बीवी थी, अब विधवा हो चुकी थी क्योंकि वो तख्ता पलट हो चुका था, लेकिन उन्होंने, जो ज़ियाउर रहमान ने एक पार्टी खड़ी की थी, अब उस पार्टी की सर्वे सर्वा हो गई और वो राजनीति में उतर आई। लेकिन राजनीति करें तो कैसे करें, आर्मी का रूल है, तो वो चुपचाप अपना जो कुछ कर सकती थी करती रही। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की वो सर्वे सर्वा हो गई। इधर बांग्लादेश से दूर शेख हसीना अपनी बहन के साथ दिल्ली में है और अपनी बेटी और बेटे के साथ। 81 का दौर आ गया, 6 साल बीत गए उनके पिता की मौत के। तब कुछ कुछ बांग्लादेश में हालात सुधरने लगे, वहाँ अब ये हुआ कि डेमोक्रेसी की मांग होने लगी। तब उनके शुभचिंतकों ने कहा कि इस वक्त ज़रूरत है, आप आइए। शेख हसीना ने कहा चलो राजनीति में कदम रखते हैं। वो बांग्लादेश पहुँच गया 1981 में। वहाँ जाने के बाद अब उन्होंने एक लोकतंत्र के लिए मुहिम छेड़ दी कि आर्मी रूल ख़त्म हो, जनरल इरशाद इस्तीफ़ा दे। और यही वो वक्त था जब पहली बार 2 बेगम एक साथ आई थी, शेख हसीना और खालिदा ज़िया, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक था और दोनों चाहती थी कि डेमोक्रेसी हो, और दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदा और सर्वे सर्वा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की हेड खालिदा ज़िया, अवामी लीग की हेड शेख हसीना, दोनों ने मिलकर आंदोलन चलाया। 2 बेगम की ताकत ऐसी थी कि थर्रा उठा जनरल इरशाद, और आखिर में उसे गद्दी छोड़नी पड़ी और बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। उसके बाद 91 में पहली बार बांग्लादेश में फिर से चुनाव होता है। लोगों को लगा शेख हसीना जीतेंगी क्योंकि मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, लेकिन जीत हुई खालिदा ज़िया की और वो बांग्लादेश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी। प्राइम मिनिस्टर बनते ही अब दोनों बेगम के ताल्लुक फिर से ख़राब होने शुरू हो गए, क्योंकि अब मसला जो उनका मकसद था पूरा हो चुका था। आर्मी रूल ख़त्म हो गया, डेमोक्रेसी आ गई, लेकिन दोनों 2 पॉलिटिकल पार्टी की हेड थी, सत्ता दोनों को चाहिए था। लड़ाई यहीं से शुरू हुई और उसके बाद फिर ये लड़ाई ऐसी हुई कि बात खून तक पहुंची। ये दोनों अक्सर कहा करती, शेख हसीना कहती कि मेरे वालिद, मेरे पिता मुजीबुर रहमान का कत्ल जिन आर्मी के लोगों ने किया, वो आर्मी के तमाम अफसर ज़ियाउर रहमान के करीबी थे। जबकि दूसरी तरफ खालिदा ज़िया ये कहती कि ज़ियाउर रहमान का कत्ल 1981 में जिन लोगों ने किया, वो सब शेख हसीना के करीबी थे। तो ये इल्ज़ाम चलता रहा। 96 में दोबारा चुनाव हुआ, इस बार खालिदा ज़िया हार गई और दूसरी बेगम प्राइम मिनिस्टर बनी। लेकिन फिर तीसरी बार चुनाव हुआ, फिर दूसरी बेगम हारी, पहली बेगम वापस आती है खालिदा ज़िया, वो फिर बनती हैं प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद फिर चुनाव होता है, खालिदा ज़िया हार जाती हैं और उसके बाद वापस शेख हसीना बनती हैं। और तब से लगातार पिछले 15 सालों से शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी। हालांकि कहते ये भी हैं कि वो इसलिए 15 साल से थी कि इसमें से 2 चुनाव में तो BNP यानी कि खालिदा ज़िया ने चुनाव कही और तमाम विपक्षी पार्टियों ने बाइकआउट कर दिया था। तो लगभग 280 में से 270 सीटें तो वैसे ही निकाल लेती हैं। लास्ट कहते हैं कि अभी जो चुनाव होना था उसमें शायद खालिदा ज़िया जीत जाती, लेकिन कहा जाता है कि बदले की भावना के तहत पुरानी फाइलें खुली, करप्शन का इल्ज़ाम लगा और खालिदा ज़िया और उनके बेटे को जेल हो गई। दोनों अब चुनाव लड़ नहीं सकते थे, मैदान साफ। शेख हसीना फिर से लड़ी और भारी बहुमत से जीत गई क्योंकि अपोजिशन सामने था नहीं। कहते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना ने काम बहुत अच्छे किए। बांग्लादेश एक पुअर मुल्क से उन्होंने उठाकर दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती हुई मतलब अर्थव्यवस्था वाली कंट्री बना दिया, लेकिन साथ ही डिक्टेटरशिप भी दिखाई उन्होंने। वहाँ की अदालतें, वहाँ की मीडिया, सब पे कंट्रोल।
अब शेख हसीना निकल गई, खालिदा जिया को रिहा करने का हुक्म दे दिया प्रेसिडेंट ने। आने वाले वक्त में क्या होगा? तो अगर बांग्लादेश की राजनीति को देखें तो दो ही चेहरे हैं, दो ही बेगम हैं। एक बेगम अब गेम से बाहर है, बांग्लादेश से भी बाहर है। अब दूसरी बेगम निकली हैं, ताश का इक्का उनके हाथ में है, खालिदा जिया। आने वाले वक्त में बहुत मुमकिन है कि जो सरकार बने उसमें खालिदा जिया का बहुत बड़ा रोल होगा। लेकिन फिर इस सरकार से किससे क्या फ़ायदा नुकसान होगा? तो सबसे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत भारत को होगी, हम लोगों को। क्यों? वजह है शेख मुजीबुर रहमान, अवामी लीग उनकी पार्टी, या फिर शेख हसीना। कहते हैं कि ये सेकुलर सोच वाले लोग थे, सेकुलर, हर धर्म के लोग, हर एक को आज़ादी अपने हिसाब से जिए। लेकिन ज़ियाउर रहमान और खालिदा जिया ये दोनों कट्टरपंथी सोच वाले हैं। और पाकिस्तान में जितने भी धार्मिक संगठन हैं जिन पर शेख हसीना ने बैन लगाया था, उन सब के बैन उन्होंने हटा दिए थे। ज़ियाउर रहमान ने पहली बार ऐसा किया था, जमात इस्लामी के भी बैन उन्होंने हटाया था। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि खालिदा जिया और ज़ियाउर रहमान, उनके शौहर, ये दोनों शुरू से ही ये पाकिस्तान परस्त रहे, यानी इनकी नज़दीकियाँ पाकिस्तान के साथ हैं। शेख हसीना की नज़दीकियाँ हिंदुस्तान के साथ थी। तो अब गेम पलटेगा, अब वहाँ कट्टरपंथी ताकतें फिर से सर उठाएंगी। ये सारी जिनके ऊपर बैन लगाई गई थी, और कहते हैं कि ये जो तख्ता पलट हुआ है, जो शेख हसीना को निकलना पड़ा, उसकी एक वजह ये भी है कि इस आरक्षण आंदोलन के साथ साथ उन्होंने जमात इस्लामी और उसके स्टूडेंट विंग पे बैन लगा दिया था। और इन लोगों को एक आतंकवादी संगठन कहा था, रजाकार कहा था, जिसका विरोध हुआ। और कहते हैं इसके पीछे जमात इस्लामी और उसके पीछे पाकिस्तान ISI का भी हाथ है। तो अब चिंता की बात यही है कि शेख हसीना के एग्जिट के साथ बांग्लादेश में फिर से एक आर्मी रूल का खतरा, और दूसरा कट्टरपंथी ताकतों का सर उठाना लग रहा है ऐसा होगा, जो कि ठीक नहीं है। देखिए आगे क्या होता है, इस बारे में जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। फिलहाल इन दो बेगम और बांग्लादेश और उस दो कत्ल की कहानी में आज